स्वागत है दोस्तों जीएस विद यशोधरा पे एक बार फिर। दोस्तों हमने यूनियन बजट 2021-22 जो है शुरू किया था। हालांकि यहाँ पर ये 21-21 लिखा हुआ है, इट्स टाइपो। सो दोस्तों 21-22 का बजट है, यानी जो बजट अप्रैल में प्रेजेंट हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने बजट के बारे में बेसिक बातें की थी और ये बताया था कि बजट के क्या आंकड़े होते हैं और बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, किस आर्टिकल के तहत बजट प्रेजेंट करना जरूरी है, और कुछ 3 मेजर चेंजेस जो 2017 में हुई थी बजट में, जैसे कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया था वो। उसके साथ साथ में जो आपका बजट को एडवांस किया गया था फरवरी में, वो भी बताया गया था। उसके साथ साथ में बजट में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की जो वो थी कंडीशन थी, वो भी मैंने बताया था आपको, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन 2017। और उसके बाद 2021-22 के बजट शुरू करने से पहले मैं आपको फिस्कल डेफिसिट बता रहा था, मतलब टाइप्स ऑफ डेफिसिट बता रहा था। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर किसी ने वो पहला लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको अभी लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करिए और पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ही यहां पर आइएगा, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज आगे बढ़ने से पहले हम पहले द टाइप्स ऑफ डेफिसिट खत्म करते हैं। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया था, और फिस्कल डेफिसिट से इसके बाद एक लास्ट किस्म का डेफिसिट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो आइए वो भी हम देख लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें, पीडी प्राइमरी डेफिसिट। दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब आप फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करें क्या? इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट? जो प्रीवियस ईयर के लोन्स पे दिए थे आपने। यानी जब फिस्कल डेफिसिट में से आप मान लीजिए कि आपका फिस्कल डेफिसिट 30 रुपए आ रहा है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो हमने फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, फिस्कल डेफिसिट हमने बोला था कि जो आपका अपना खर्चा है, मान लो 100 रुपए खर्चा है आपका, उसमें से जब आप वो टर्म निकालो जो आपकी अपनी कमाई है, यानी कमाई विदाउट लोन्स जो है। तो जब आप लोन्स वाली चीजों को निकाल के, यानी मान लो आपकी कमाई थी 70 रुपए और 20 रुपए का लोन ले लिया आपने, तो 70 रुपए आपकी कमाई थी, आपने 20 रुपए ऐड नहीं किए, क्योंकि वो 20 रुपए जो है वो आपका अपना पैसा नहीं, कल को वापस करना था। 30 रुपए आ गया, है ना, 30 रुपए आ गया। अब इस 30 रुपए में से, अगर इस 30 रुपए में से आप वो पैसा माइनस कर दो जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट में दिया हुआ है, जो प्रीवियस लोन्स के ऊपर, तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है दोस्तों। सो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब हो गए। इसके साथ साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे कुछ एस्टिमेट्स की। दोस्तों बजट में 3 किस्म के एस्टिमेट होते हैं। एक तो होता है बजट एस्टिमेट बीई, एक होता है रिवाइज एस्टिमेट आरई, और एक होता है एक्चुअल एस्टिमेट एई। जब भी कोई भी बजट प्रेजेंट होता है, मान लो मैं बात करूं 2021-22 के बजट का, 2021-22 के बजट में जो आंकड़े आने वाले साल के लिए लिखे गए हैं कि इस साल में इतने खर्चे हैं, ये वाला प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगेगा, इस बार हम ब्रिज बनाने वाले हैं, इस पे इतना पैसा लगेगा, ये सारे के सारे एस्टिमेट बजट एस्टिमेट होते हैं। यानी हम ये करने वाले हैं, इसके लिए इतना पैसे का लगने का संभावना है, तो ये बजट एस्टिमेट हो गए। और उसके अलावा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के खर्चे के बारे में पिछले बजट में बताया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2021-22 का, ये बजट प्रेजेंट हो रहा है, ये बजट प्रेजेंट हो रहा है 2021 के मार्च में, फरवरी में। अब फरवरी में प्रेजेंट हो रहा है, तो फरवरी में प्रेजेंट होने का मतलब है कि अभी 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? वो खत्म होगा 31 मार्च को, लेकिन बजट अगले साल का कब प्रेजेंट हो रहा है? 2021-22 के फरवरी के महीने में, यानी अभी पुराना फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है। आप समझ रहे हैं? सो जो बजट, जो आपके पिछले साल की आपने 20-21 के बजट में बताया होगा कि हम इस साल ये खर्चा करेंगे, वो खर्चा करेंगे, कई सारे खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, महंगाई की वजह से, कुछ और रीजन की वजह से। जो खर्चे आपने बजट में बताए होते हैं, जो बजट एस्टिमेट होते हैं,
उससे ज्यादा ही खर्चे जनरली होते हैं। तो उस पिछले साल के खर्चों को रिवाइज एस्टिमेट दिया जाएगा इस बजट में कि हमने बोला तो इतना था, कितना होगा, लेट्स से 1 करोड़ में ब्रिज बनना था, लेकिन क्योंकि जी रेत के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, तो अब हमें वो कंप्लीट करने में जी इतना पैसा लगेगा। तो वो जो एस्टिमेट होगा वो रिवाइज एस्टिमेट होगा। यानी रिवाइज एस्टिमेट किसके होंगे? 2020-21 के बजट के। ठीक है जी। फिर आ गया एक्चुअल एस्टिमेट। अब एक्चुअल एस्टिमेट उस साल के होते हैं जो साल खत्म हो चुका है, यानी 2019-20। 19-20 का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, उसके पूरे स्टैट्स आंकड़े आ चुके हैं, तो उसके एक्चुअल एस्टिमेट की असली में कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना हुआ, ये सिर्फ एक्चुअल एस्टिमेट सिर्फ 2 साल पुराने बता सकते हैं आप। क्योंकि 21-22 में बजट प्रेजेंट कर रहे हैं आप आने वाले साल का, और पिछला वाला साल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसीलिए उसके रिवाइज एस्टिमेट होंगे, और 21-22 के बजट एस्टिमेट होंगे, और जो पिछले साल के होंगे उसके क्या होंगे? एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है जी। तो ये था जी आपका बजट एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट के बारे में। दोस्तों अब हम असली मायने में शुरू करते हैं कि इस साल के बजट में क्या क्या है, क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है जी। तो काफी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, किसने बनाया क्या नहीं है। अब हम सीधे शुरू करते हैं इस साल के बजट में क्या क्या चीजें थी। दोस्तों पहली बात तो ये इस डेकेड का, यानी 2021-22 के डेकेड का पहला बजट था, है कि नहीं? 2021 से लेकर 30 के डेकेड का, यानी डेकेड होता है ना, पहले 2000 से 2010, 2010 से 2020, 2020 से 2030, तो 2020 से 2030 का ये पहला बजट था। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, ये पहला डिजिटल बजट था। देखिए इस पे लिखा हुआ भी है इस नोट्स में, ये पहला डिजिटल बजट था आज तक का, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है आपके सैनिटाइजर्स और ये और वो और जो हाइजीन को ध्यान मद्देनजर रखते हुए इस बार इस बजट को इलेक्ट्रॉनिक मेथड से प्रेजेंट किया गया, टैब फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया, पेन एंड पेपर मेथड में प्रेजेंट नहीं किया गया। ठीक है जी। उसके साथ साथ में इस बजट की कुछ थीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। वो थीम क्या क्या है ये देख लीजिए। 6 थीम्स हैं। ये सबसे पहला चीज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इस बजट की थीम क्या क्या थी। पहली जो थीम थी, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से आप जानते हैं हेल्थ एंड वेलबींग पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो फर्स्ट थीम क्या है इस बजट की? हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरी थीम क्या है? फिजिकल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी चीज क्या है? तीसरा थीम क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। चौथी स्कीम क्या है? थीम री इन्वाइग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल। पांचवा इज इनोवेशन एंड R&D, एंड सिक्स्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दोस्तों ये जो थीम्स हैं इसका मतलब ये है कि इन्हीं के इर्द गिर्द जो है आपका पूरा बजट घूमेगा, इन्हीं के इर्द गिर्द। ठीक है जी। इन्हीं थीम्स के ऊपर सारे खर्चे होंगे, सारे इनकम्स होंगी, हर चीज इन्हीं की थीम्स के बेसिस पे होगी। तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली थीम, दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बारे में क्या होने वाला है ये देखते हैं जी। सबसे पहले तो दोस्तों 2,23,000 करोड़ का आउटले रखा गया है हेल्थ एंड वेलबींग में। किसमें? बजट एस्टिमेट ऑफ 2021-22। देखो बीई लिखा है ना, बीई का मतलब बजट एस्टिमेट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और ये पिछले साल जो था वो सिर्फ 94,000 करोड़ था, यानी 137% इंक्रीज किया गया हेल्थ एंड वेलबींग को। ठीक है जी। तो यहां से आपको क्या देखना है? यहां से आपको ये नजर रखना है कि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, 2,23,000 करोड़, 94,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि यार इस बार 137% इंक्रीज हुआ है हेल्थ एंड वेलबींग के खर्चे में कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वैक्सीन के लिए बहुत अलग से पैसा रखा गया, और 35,000 करोड़ की पैसे अलग से रखे गए। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए। किस किस साल के लिए? सिर्फ 21-22 के लिए 35,000 करोड़ के पैसे को बजट की एलोकेशन दी गई ताकि वैक्सीन की डेवलपमेंट हो पाए। उसके साथ साथ में एक वैक्सीन है जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन, यानी निमोनिया के बैक्टीरिया से होने वाले सारी बीमारियों के रिलेटेड एक वैक्सीन बनाई है। मेड इन इंडिया वैक्सीन है। वो अभी तक 5 स्टेट्स में चल रही थी, अब उसको बोला जा रहा है कि हम सारी पूरी की पूरी कंट्री में उसको एक्सपैंड करेंगे जी। ये बात भी चल रही है बजट में। और इसकी वजह से होने वाली डेथ्स तकरीबन 50,000 हो सकती हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वैक्सीन हर किसी को लगाई जाए तो हम 50,000 चाइल्ड डेथ्स जो कि न्यूमोकॉकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं उससे प्रिवेंट किए जाने की बात की जा रही है इस बजट में। ठीक है जी। उसके साथ साथ में एक नई स्कीम जिसका नाम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, उसका इनॉग्रेशन किया गया।
और इस स्कीम में अगले 6 साल तक के लिए 64,000 करोड़ दिया गया है। अगेन ये मैं बता दूं आपको कि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि स्कीम का नाम क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सब चीजें, ठीक है। अब ये जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है, इसके साथ साथ में इंडिया में ऑलरेडी एक नेशनल हेल्थ मिशन नाम की स्कीम चल रही है बहुत पहले से। ये बताया जा रहा है कि ये स्कीम उसके एडिशन में होगी, ना कि उसको रिप्लेस करेगी। तो स्वस्थ भारत योजना जो है, इट इज एन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। अब इस स्वस्थ भारत योजना के अंदर होगा क्या? सबसे पहली बात, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा हेल्थ के लिए। साथ साथ में रूरल और अर्बन हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे, वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके 4 रीजनल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। वायरोलॉजी क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से कितने सारी नुकसान हुआ, इकोनॉमी को भी, जान का नुकसान भी हुआ, माल का नुकसान भी हुआ। उसकी वजह से गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड कर रही है कि वायरोलॉजी में और भी ज्यादा रिसर्च हो, और भी ज्यादा प्रोफेशनल हमारे पास हो, तो रीजनल इंस्टीट्यूट भी खोले जा रहे हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, यानी जो आपकी इमरजेंसी पर्पस के लिए मोबाइल हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि जिन जगहों पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उन जगहों पर भी ये सर्विसेज दी जा सकें। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बात की जा रही है कि पब्लिक हेल्थ लैब्स खुली जाएंगी, ताकि जो भी ये डायग्नोस्टिक्स हैं, यानी कि भाई आपका ब्लड टेस्ट और आपके सलाइवा टेस्ट, जो कोरोना टाइम में आपको पता होगा कि न्यूज में हमने सुना होगा कि जगह जगह पर कोरोना वायरस रिपोर्टिंग के लिए जरूरी था कि जल्द से जल्द टेस्ट हो हर किसी का, और टेस्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं थी ऑल ओवर कंट्री, इतने लैब्स नहीं थी, जिसकी वजह से टेस्ट डिले हो रहे थे स्टार्टिंग में। उसी चीज को अपग्रेड करने के लिए और भी ज्यादा हेल्थ सेंटर्स और लैब्स बनाए जा रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन खोले जा रहे हैं। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की जा रही है। क्रिटिकल केयर का मतलब होता है जिसमें जहां पर आपका वेंटिलेटर और वहां पर ऑक्सीजन और आपका डिफिब्रिलेटर, हर चीज अवेलेबल होती है, कि जो जब इंसान की कंडीशन बहुत खराब हो, उसको कोमाटोस पोजीशन में डाल के या सिचुएशन में डाल के उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, वेंटिलेटर के थ्रू उसको जिंदा रखा जाता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह पर नहीं होते। इसका जो आपका इसकी जो इक्विपमेंट होता है बड़ा महंगा होता है। तो लेकिन ये बात की जा रही है कि 602 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसको क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स को बनाया जाएगा। उसके साथ साथ में ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसकी 5 रीजनल ब्रांचेस खोली जा रही हैं और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखने की चीज क्या है कि एनसीडीसी के 5 रीजनल ब्रांचेस बनाई जा रही हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 4 रीजनल ब्रांचेस बनाए जा रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर क्या आ गया अगला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल। हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल पहले कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है अभी। इसका मतलब है आपके सारे हेल्थ रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट से लेकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक, हर चीज ऑनलाइन है। लेकिन हर स्टेट में नहीं है। अब इस चीज को पूरी स्टेट्स और हर यूटी तक एक्सपैंड किए जाने की बात की जा रही है इस बजट में, और इस स्कीम के अंडर, जो की है पीएम स्वस्थ भारत योजना। उसके बाद आ गया 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, और जो आपकी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं 17 नए बनाए जाएंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 33 हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये बात भी की जा रही है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल की बात अगर की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे WHO साउथ ईस्ट एशिया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रीजनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है इंडिया में, ताकि वो प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट कर सके और जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल इश्यूज हैं, उनको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल एरियाज में कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होते हैं और टेम्परेट इलाकों में होते ही नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन की एक बनाई जा रही है लोकल फोरम, जिससे आपका क्या होगा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो पाएगी और मैक्सिमम जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन डिजीज है, उनको इजीली हैंडल किया जाएगा। फिर क्या बात आती है दोस्तों, फिर आती है बात न्यूट्रिशन की जी, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींग का पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बगैर हेल्थ वेलबींग हो ही नहीं सकती। तो अब क्या किया जा रहा है, पहले से जो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, पहले एक मिशन पोषण चल रहा था, उसका 2.0 वर्जन लाया हुआ है। इसमें क्या करने की बात की जा रही है, न्यूट्रिशनल कंटेंट को, आउटरीच को, खाना पीना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बेटर किया जाने की बात की जा रही है। और पोषण अभियान और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी जिसका नाम था सप्लीमेंट्री
न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसको मर्ज किया जा रहा है मोशन 2.0 के अंदर, यानी मिशन पोषण को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और पुरानी स्कीम्स को इसके साथ मर्ज किया जा रहा है, ताकि जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी बेसिकली नेचुरली डेवलप्ड इम्यूनिटी है, वो अच्छा हो सके। अगर आपका पोषण अच्छा होगा, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये पूरा ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में हेल्थ को इंप्रूव किया जाना जा रहा है, यानी सिर्फ क्योर नहीं है, प्रिवेंशन की बात भी की जा रही है, ताकि ऑलरेडी जो है इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रांग हो, कंट्री की सिटीजन की स्ट्रांग हो, ताकि वो कम बीमार पड़े। दोस्तों नेक्स्ट आ गया इसी के अंदर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। आप जानते हैं वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वो है आपका, जिससे बीमारियां होती हैं। अगर साफ पानी नहीं मिल पा रहा तो उससे काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई हर घर में नल की बात की जा रही है, वो भी इसमें हेल्थ एंड वेलबींग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आ गया स्वच्छ भारत। स्वस्थ भारत की बात की जाए तो कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट, यानी जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसको इससे पहले कि वो नदियों में जाए और लोगों के खाने में और पानी में जाए, उसको प्रॉपर ट्रीट करके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके उसको भेजा जाए, ताकि वो कोई बीमारी कॉज ना करे। और इसकी वजह से साथ साथ में एक चीज होती है यूट्रोफिकेशन, वो एनवायरमेंट में पढ़ेंगे आप, वो भी कम होती है जब आपका ह्यूमन वेस्ट कम जाता है नदियों में। फिर आ गया सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। दोस्तों जब हम अपने घरों से गार्बेज फेंकते हैं बाहर, किसमें, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में, तो उसमें प्लास्टिक भी मिक्स होता है, उसमें सब्जी के छिलके और बाकी जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो भी मिक्स होती हैं। अगर हम सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दें, यानी हम प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को अलग कर दें और बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दें, तो वो बायोडिग्रेडेबल यानी आपके अंडे के छिलके, सब्जी, फ्रूट वगैरह जो अपने आप सड़ जाती हैं और वो जो बाद में मैन्योर बन जाती हैं, अगर हम अलग कर दें, इससे क्या होगा, ये सारा की सारी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, इसको मैन्योर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको खाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको परिंदों की खुराक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये वेस्ट नहीं जाएगी, उसकी बात भी हो रही है। और बात चल रही है रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक। जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि आपकी प्लास्टिक की बोतल आप पानी पीते हैं, या फिर आप स्ट्रॉ यूज करते हैं, या फिर आप प्लास्टिक का चम्मच यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करता है, इसको कम करने की बात की जा रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का मतलब है जहां जहां पर भी आपके ये जो गार्बेज को डंप किया जाता है, वहां पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो उसको खाते हैं, जो उसको सड़ाते हैं उस गार्बेज को। उसकी वजह से क्या होता है, ऑन साइट ही वो नेचुरली डिग्रेड होकर, नेचुरली इसको प्रोसेस कर उसको खत्म कर देते हैं उस गार्बेज को, ताकि उसका नुकसान ना हो। तो इसकी बात भी की जा रही है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट थीम पे आते हैं। अभी नेक्स्ट थीम तो नहीं आई, बल्कि ये थीम कंटिन्यू है, क्लीन एयर की बात चल रही है अब, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींग में क्लीन एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लीन एयर के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारे वो आपका धुआं निकलता है, उसके लिए क्या की बात की जा रही है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। यानी जिन लोगों की गाड़ियां पुरानी हो गई हैं वो अपने आप उसको स्क्रैप कर दें। अगर पर्सनल यूज के लिए व्हीकल चलाई जा रही है, तो अगर उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपन नहीं चला सकते। सिमिलरली अगर कमर्शियल यूज के लिए आप उस गाड़ी को चला रहे थे, तो उसकी अगर उम्र 15 साल तक हो जाती है तो उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा और आपको इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों ये था फर्स्ट थीम, और बाकी थीम्स भी हम आगे जो है और डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे भी जो है ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और ये आपका जो नोट्स हैं ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो के नीचे लिंक में। थैंक यू सो मच गाइस।